सफ़ेद आटे की रोटी अगर आप खाते हैं, 30 साल की उम्र में शुगर हो जाएगा, 2 चम्मच चीनी लेते हैं तो फॉर श्योर 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक के चांसेस हैं और 20 साल की उम्र में हो जाएगा फैटी लिवर। पहली चीज शुरू होती है कि यही आपके जिस्म में जमा होना शुरू हो जाता है और जब जमा होना शुरू हो जाती है तो फिर पहले जिगर में जाती है, फिर जिगर से स्किन के नीचे आती है। HDL किसी सूरत बढ़ नहीं सकता अगर आपकी जिंदगी बैठा बैठ एक्सरसाइज के बगैर की होगी। सिर्फ और सिर्फ एक चीज जो बढ़ाएगी वो वॉकिंग बढ़ाएगी HDL को। सीरियसली। और वॉक ऐसी चीज है जो इवन के सर हम लोग जब पेशेंट्स देखते हैं तो मैं पेशेंट से सबसे पहला सवाल ही ये करती हूँ, क्या आप वॉक करते हैं? नंबर 1, 30 to 40 मिनट्स वॉक डेली, बिला नागा हो, एक ही गो में हो। और लिवर जब सोजिश की सूरत में हो तो यहाँ से लिवर वापस तो आ सकता है। एक मरतबा लिवर सूज के जब सख्त हो जाए तो फिर वो सिरोसिस बन जाता है। अब फिर वापस लिवर नहीं आ सकता। सफेद आटे की रोटी अगर आप खाते हैं और रोज के 3 कप चाय लेते हैं और उसके अंदर 2 चम्मच चीनी लेते हैं तो फॉर श्योर 30 साल की उम्र में शुगर हो जाएगा, 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक के चांसेस हैं और 20 साल की उम्र में हो जाएगा फैटी लिवर। आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। हेल्थ कॉर्नर की न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं डॉक्टर आयशा हुमैरा और मेरे साथ अगेन मौजूद हैं आप लोगों की फरमाइश पर डॉक्टर यूसुफ सर। बड़ी आपकी तो फैन फॉलोइंग है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया बहुत बहुत। बड़ा लोग आपको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं और मुझे इतने मैसेजेस आए कि डॉक्टर यूसुफ को दोबारा बुलाएं। थैंक यू वेरी मच। तो इसलिए आज हमने आपको जो है वो तकलीफ दी आने के लिए, बट बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप हमेशा आते हैं और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आप शेयर करते हैं। सबसे अच्छी बात यह कि आप बड़ी आम जबान में बात करते हैं जो लोगों को समझ आती है। यही होना चाहिए ताकि लोगों को जो समझ में आएगा वो वही उनके दिल में उतर जाएगा, है ना? जी बिल्कुल। वो एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। नहीं, हम तो डॉक्टर इज अ स्मार्ट कीप्स द एप्पल अवे। हम तो चाह रहे हैं कि हम लोगों के दिल में उतरे और उनको समझ में आए और उनकी सेहत बरकरार आए। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और ये जो अवेयरनेस का सेशन है ये हम करते भी इसीलिए हैं कि जो आम लोग हैं आम जबान में वो हमारी बातों को समझें। और सर ये बड़ा कॉमन है, हर घर का प्रॉब्लम है। सफ़ेद आटे के बगैर खाना नहीं खाते लोग और मेरी अपनी फैमिली में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि चाय में भर भर के चीनी डाल डाल के पी रहे हैं। कितना नुकसानदेह है। काफ़ी लोगों को मैंने देखा आजकल के दौर में कि अब थोड़ी सी चेंजेस थोड़ी बहुत आई हैं जो कि चाय में थोड़ा सा पिसा हुआ गुड़ लगते हैं। और आप अगर जो कराची का बहुत बड़ी एक चेन है फूड की या स्टोर्स की, उसमें देखें तो पिसा हुआ गुड़ काफ़ी हद तक अवेलेबल है और कुछ लोगों में अवेयरनेस आ रही है, लेकिन लोगों को आहिस्ता आहिस्ता लेकिन सर चीनी के नुकसानात बताएं। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके आगे गुड़ रख दें तो कहते नहीं जी ये नहीं, हमें चीनी चाहिए। देखिए कोई चीज़ भी, मैंने पिछले जिस तरह मैं टॉक में कहा था कि कोई चीज़ भी हम अगर देखें कि पुरानी चीज़ें सब अच्छी हैं, हाँ। नई चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी आपके लिए नुकसानदेह हैं। लेकिन अगर चीनी तो पुरानी है। सुने अगर पुरानी चीज़ों को एतदाल में इस्तेमाल करेंगे या नई चीज़ों को भी एतदाल में इस्तेमाल करेंगे तो वो नुकसानदेह नहीं होंगी। अगर बहुत ज़्यादती किसी चीज़ की होगी तो नुकसानदेह होगी। यानी कि अगर पॉइजन क्या चीज़ है, अगर ड्रग है कोई चीज़, अगर उसको थोड़ी मिकदार में होगी, दवाई अगर हम क्या करें, दवाइयों का डोज बढ़ जाए तो वो नुकसानदेह हो जाती है। और दवाइयों का अगर थोड़ी मिकदार में ली जाए, डोजेज उसकी प्रॉपर की जाए तो वही चीज़ आपकी शिफा देने वाली हो जाती है। उसी दवा को अगर ज़्यादा मिकदार में ले ली जाए तो वही पॉइजनिंग करती है। पॉइजन क्या होता है? एक चीज़ बढ़ जाए तो पॉइजन हो जाती है। यही चीनी पॉइजन है। यही चीनी अगर थोड़ी थोड़ी मिकदार में अगर होती है तो बहुत ही अच्छी चीज़ है अगर, ठीक है। और अगर यही चीज़ आप भर भर के लेना शुरू कर देंगे, यही आप सफ़ेद आटा बहुत ज़्यादा मिकदार में खाना शुरू कर देंगे तो यही चीज़ आपको नुकसान दे करना शुरू कर देगी। बैठा बैठा आपकी होगी, एक्सरसाइज नहीं होगी इसके साथ, तो यही चीज़ आपको नुकसान दे। क्या है नुकसान तो फिर देखेंगे बहुत सारे शुरू हो गए। अब ये आपको पता ही चल रहा है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि यही चीज़ अगर आप बैठा बैठ होती है, नए दौर की मशीनी लाइफ है, तो फिर इसके साथ आपको तो पहली चीज़ शुरू होती है कि यही आपके जिस्म में जमा होना शुरू हो जाती है। और जब जमा होना शुरू हो जाती है तो फिर पहले जिगर में जाती है, फिर जिगर से स्किन के नीचे आती है और फिर ज़्यादा से ज़्यादा चर्बी की मिकदार में जमा होना शुरू हो जाती है। जिसको फैटी लिवर कहते हैं। जिसको हम अगर फैटी लिवर कहें जिगर में, और स्किन के नीचे कहें तो ओबेसिटी कहें या ओवरवेट कहें या फिर जिस्म की मुख्तलिफ जगहों पे जाके जमना शुरू हो जाती है और वेसल्स में कहें तो एथेरोस्क्लेरोसिस कहें। अब ये पूरा एक सर्कल है और फिर शुरू होता है आहिस्ते आहिस्ते एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम से। मेटाबॉलिक सिंड्रोम उर्फ आम में समझाना चाहेंगे तो नहीं समझा सकेंगे। हम कहेंगे भी थोड़ा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, थोड़ा जिस्म में चीनी की मिकदार बढ़ गई या शक्कर की मिकदार बढ़ गई या जिस्म में थोड़ी सी चर्बी की मिकदार बढ़ गई। इन तमाम चीज़ों को लेकर हम एक कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम या जिस्म में टूट फूट की मिकदार जो कि थोड़ी सी हद से ज़्यादा बढ़ गई। तो करें क्या? तो करने क्या के लिए आप सबसे पहले अपने मुस्तनिद मौलिज के पास जाएं और कुछ टेस्ट करवाएं। सर यंग लोग, यंग पेशेंट्स मैंने देखा है लीन, ऐसा भी नहीं है कि वेट बहुत ज़्यादा है,
यंग लोग हैं, वेट वजन भी कम है, लेकिन ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, और उसके साथ अगर आप लिपिड प्रोफाइल कराएं तो उसके अंदर जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो जी। बहुत ज़्यादा हाई है, गुड कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा कम है, जो कि आप हम सबको ही पता है कि जो कि इंडिकेट करता है कि अर्ली एज के अंदर ये कार्डियोवैस्कुलर रिस्क है, स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं लोगों के अंदर। क्या रीजंस हैं, क्या चेंज करें अपनी देखें, जिंदगियों सबसे के पहले अंदर, तो और हम आप गलती क्या कर रहे हैं दो एक्चुअली? चीज़ को डिवाइड कर दें। पहले सबसे पहले आपके नाजरीन के लिए और सामीन के लिए ये दो चीज़ डिवाइड कर दें कि HDL और LDL। ठीक है, LDL का क्या मतलब है? बैड कोलेस्ट्रॉल। और बिल्कुल, HDL का क्या मतलब है? गुड गुड कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल, हाँ, LDL का मतलब क्या है कि जो शोर शराबा मचाता हुआ कोलेस्ट्रॉल जो कि आर्टरीज के अंदर या वेसल्स के अंदर या खून की रगों के अंदर जो जाके ब्लॉक चिपक करता जाए। है, खून की ठीक है, नालियों को ब्लॉक करता है। और HDL का मतलब क्या है? जो उसको लाके वापस लिवर में भेज दे। बिल्कुल, हमें क्या चाहिए? HDL बढ़ा हुआ हो ताकि हाँ, सबको काबू में लिवर में रखे, बिल्कुल, और LDL जो है वो कम हुआ हो। बिल्कुल, हम क्या करते हैं, हमारा जो LDL जो है वो बढ़ जाता है हम्म, और HDL जो है वो कम हो कम हो जाता है, जाता है। बिल्कुल। HDL किसी सूरत बढ़ नहीं सकता अगर आपकी ज़िंदगी बैठा बैठ या जिसे कहते हैं कि एक्सरसाइज के बगैर की होगी, सिर्फ टीवी के आगे रिमोट लेकर बैठने से एचडीएल या नहीं आप बढ़ता। सिर्फ कंप्यूटर चलाते रहेंगे, या सिर्फ मोबाइल फोन मोबाइल से, फ़ोन चलाते बिल्कुल। रहेंगे, गाड़ियों में बैठ के जाएंगे, तो HDL आपका नहीं बढ़ेगा। हम्म, जैतून खाने से, जैतून का तेल खाने से हम्म, या चिया सीड्स खाने से आपका HDL हम्म, नहीं बढ़ेगा। नहीं बढ़ेगा। जी, सीरियसली? जी, इसका मतलब ये हुआ कि वो नहीं जो बढ़ेगा। इंस्टा पे, यूट्यूब पे लोग आके कहते हैं कि जी आप चिया सीड्स खा लें, आप जैतून का तेल पिए, तो जी आपका गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। नहीं होगा। नहीं बढ़ेगा। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ जो बढ़ाएगी वो वॉकिंग बढ़ाएगी HDL को। सीरियसली। जी और हाँ। वॉक ऐसी चीज है जो इवन के सर हम लोग जब पेशेंट्स जी, देखते हैं तो मैं पेशेंट से सबसे पहला सवाल ही ये करती हूँ, क्या आप वॉक करते हैं? तो कहते हैं, खासतौर पे फीमेल्स बोलती हैं कि पूरा दिन ही वॉक होती रहती है। जी हाँ, वो तो ये वॉक कितना नहीं है। जरूरी है? वो वॉक नहीं वो है। वॉक नहीं है। एग्जैक्टली आधा exactly. घंटा 45 मिनट्स या 40 मिनट्स हाँ, आपको जो पसीना है, सांस फूल जाए, थोड़ा सा आप वॉक करें, और हाँ। उस जो एक ही गो में वॉक हो वो आपकी वॉक कहलाएगी। और आपका माइंड भी माइंड, उसी लिहाज से, आपकी बॉडी के लिहाज से एट ए टाइम काम कर रहा हो। ये एग्जैक्टली, ना हो कि आप जो है वो सोच बर्तन बिल्कुल। धोने के बारे में ये रहें जो और चलेगा आप, तो इसी को वॉक हाँ, कहेंगे। एग्जैक्टली। वो वॉक आपकी बॉडी पे अफेक्ट करेगी और वो ओके, रोजाना होगी, कुछ अरसे तक होगी, तो जाके आपकी बॉडी पे अच्छे असर पैदा करेगी, और वो जाके आपको फिर अच्छे असरात देगी आपके लिवर पे भी, हार्ट पे हाँ। भी, आर्टरीज पे भी, वेन्स पे भी, और तमाम बॉडी के ऊपर। मेरा क्वेश्चन है सर, यस। पहला सवाल ये कि वॉक कितने मिनट्स की होनी चाहिए? जी, क्या ट्रेडमिल भी वॉक के साथ इतना ही इक्वल इफेक्टिव जी है बिल्कुल। या वॉक ज्यादा बेहतर है? और तीसरी चीज ये कि क्या अगर किसी को ये सारे प्रॉब्लम्स हो गए और वो वॉक करना शुरू करे तो क्या वो रिवर्स हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। नंबर 1, 30 to 40 मिनट्स वॉक डेली, ठीक बिला है। नागा हो, एक ही गो में हो। और दूसरा ये कि ट्रेडमिल की वॉक भी आप कर सकते हैं, लेकिन ओके, ये कंटिन्यूअस हो, ठीक रुक है। रुक के ना हो, चहलकदमी ना हो, एक अच्छे पेस पे हो, और हो जो हो सके तो आखिरी आखिरी के कुछ मिनट्स आप थोड़ी सी दौड़ भी लगा लें, तो ये अच्छा, बहुत अच्छा आपका मेटाबॉलिक जो है एक्टिविटी बढ़ा देगी। ठीक है। बस बशर्ते हाँ, कि हाँ, आपके जो जोड़ हों वो आपके साथ दे रहे हों, बिल्कुल, आपके कार्डियक हेल्थ सही हो, ठीक है। मौलिक से आपने मशवरा कर लिया हो, हाँ, अगर आप हाँ, बड़ी एज के हैं तो। ठीक अगर है। आप यंग एज के हैं, आप कर सकते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ओके, तो ये करने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होंगे। ठीक है। उसके साथ साथ आप क्या करेंगे कि पूरे हफ्ते के अंदर कम से कम कहते हैं कि 150 मिनट्स आपको ये करना है। ठीक है। 150 मिनट आपको करना है, या तो एक अच्छा, साथ कर लें, हाँ, एक हफ्ते हाँ, में 3-4 दिन में कर लें, या फिर जो है आप इसको तोड़ तोड़ के करें। ठीक है। ठीक है, लोग कहते हैं कि 5 हफ्ते में 5 दिन करें, हाँ, या हाँ, कहते हैं कि आप हफ्ते में 7 दिन करें, या हफ्ते में आप आधा घंटा के हिसाब से या 1 घंटा के हिसाब से 3 दिन कर लें। इस तरह इसको डिवाइड किया जाता है। बेहतर ये है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाली बात है, तो स्लो ठीक एंड है। स्टडी करके आप आधा घंटा रोज का निकाल के अपने लिए लाइफ के अंदर ये काम करें। अच्छा, कितने किलोमीटर्स एक नॉर्मल बंदे को रोजाना चलना चाहिए? ये टाइम के ऊपर से डिपेंड करता है, हम्म, किलोमीटर्स के हिसाब से नहीं करता। हम्म, बेहतर ये है कि आप अपने टाइम के हिसाब से रखें, 30 to 40 मिनट्स इन अ डे। डिपेंड करता है कि किसका कितना पेस है, लेकिन वो अच्छे अपना ये रखे, ताकि जितना ट्रेडमिल आप भी थर्टी ट्रेडमिल फोर्टी के हिसाब मिनट्स से होनी थर्टी चाहिए? फोर्टी मिनट्स के हिसाब से फिफ्टीन करें। ट्वेंटी मिनट्स की ट्रेडमिल काम नहीं नहीं, करती? वो इतनी देर में तो आपको बॉडी जो है वार्म अप होना शुरू वार्म होती अप होना है। स्टार्ट जी। होती है। अच्छा, और मुझे बताइएगा कि जो हम लोग वॉक करते हैं उसके अंदर
अक्सर लोग जो है ज़ाहिर है घुटनों का प्रॉब्लम होता है, वो लोग वॉक नहीं कर सकते, तो कुछ लोग जो है वो हल्का स्लो चलते भी हैं, जी। मतलब एक तो जॉग होता है, एक नॉर्मल वॉक होती है, विच वन इज बेटर? देखिए घुटनों के जिसको प्रॉब्लम है उनके लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज जो है वो स्विमिंग है। आपके मसल्स जो हैं वो आपको बिल्डअप करने हैं, तो उसके ओके। लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज जो है वो स्विमिंग है। अब डिपेंड ये करता है कि उसके पास उसको पहले स्विमिंग आती है कि नहीं आती। दूसरा उसके पास इतने ज़राए मौजूद हैं कि स्विमिंग के ज़राए मौजूद हैं, स्विमिंग पूल में उसके एक्सेस है कि नहीं बिल्कुल। है। और तीसरा जो है वो उसको कोई कोच की कोई या कोई उसके ऊपर कोई और ज़राए मौजूद हैं कि नहीं है। अगर है तो नथिंग लाइक इट, स्विमिंग जैसी कोई अच्छी एक्सरसाइज है ही नहीं। ठीक है, चाहे वो किसी भी एज किसी ग्रुप भी के एज लिए के हो। लिए हो। वेरी ठीक है, नाइस। वो इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज स्विमिंग, जो कि अच्छी तरह से उसको लेके चले। दूसरी एक्सरसाइज जो है जिसे हम कहते हैं नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइज इज साइकिलिंग। स्टैटिक हो या कि नॉन स्टैटिक हो। स्टैटिक मीन्स के अगर आदमी खड़ा रह के साइकिलिंग करता है या नहीं करता, वो भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जिसमें घुटनों पे वजन नहीं पड़ता। ये दो चीज अगर आप ये करेंगे तो आपके घुटने भी सही रहेंगे और आपके क्वाड्रिसेप्स जो कि रान के मसल हैं वो बहुत अच्छे बन जाएंगे और आपको बहुत अच्छी तकवीत मिलेगी अपने रान और लेग के मसल के लिए। तो ये दोनों जो कि खवातीन खास तौर से कहती हैं कि हम ज़्यादा ये नीचे से मोटापा चढ़ गया है या खास तौर से ये मोटापा नहीं उतर रहा, अगर घर में साइकिल लेके ये काम करें तो बहुत अच्छा होता है। अच्छा होता ये है कि अक्सर मैं खवातीन से पूछता हूँ कि कुछ अर्से तक तो ये साइकिलिंग वाले काम तो चल जाता है, उसके बाद क्या होता है कि साइकिल पे घर पे कपड़े लटक रहे होते हैं। ठीक है ना, तो ये काम जो है ये मुस्तकिल मिजाजी अगर नहीं होगी तो नहीं होगा। अगर आप मुस्तकिल मिजाजी से काम करेंगे तो ये काम बहुत अच्छे से होगा। और ये कंटिन्यूअस डेली एक्सरसाइज अपना रूटीन बांध ले। सर बेस्ट टाइम क्या है साइकिलिंग का या ट्रेडमिल का, खाने के फौरन बाद या खाली पेट या सुबह में या रात में, कौन सा टाइम बेस्ट है? कहा जाता है कि भाई बेहतरीन टाइम जो ये होता है कि अगर थोड़ा एम्प्टी स्टमक हो इट्स गुड, बट ये है कि एनी टाइम इज अ बेटर टाइम, बट बेहतर यही है कि खाने से पहले होना चाहिए। खाने के फौरन बाद भी नहीं करनी चाहिए ना? खाने के फौरन बाद ना हो तो एक्स्ट्रा लोड जो है वो गट के जो कि इंटेस्टाइन होता है उसके ऊपर पड़ सकता है। बेहतर यही है कि आप हल्का या तो बहुत लाइट आपने खाना लिया हो तो इट इज़ बेटर, अदरवाइज एम्प्टी स्टमक इज़ बेटर। सुबह सबसे पहले तो अच्छे टाइम यही है कि सुबह उठने के फौरन बाद ही एक्सरसाइज हो या रात को खाने से पहले हो। बेहतर यही टाइम समझा जाता है यूजुअली। अदरवाइज जब भी टाइम मिले आप एक्सरसाइज करें, वो एक्सरसाइज इज बेटर एनी टाइम फॉर योर हेल्थ। सर व्हाट इज फैटी लिवर? अच्छा, फैटी लिवर जो है एक बहुत बड़ा एक टॉपिक है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग इससे अब घबरा गए हैं। कॉमन भी तो होता जा कॉमन रहा भी है, बहुत हर दूसरा बंदा ओपीडी के अंदर अच्छा देखिए आप अल्ट्रासाउंड कराएं फैटी लिवर आ फैटी लिवर आ ठीक है। फैटी लिवर एक हम समझते हैं कि जिस तरह 20वीं सदी की बीमारी थी टीबी और डायबिटीज़ नए नए आए थे, बिल्कुल 21वीं सदी की बीमारी हम समझ सकते हैं कि दो तरह के हैं, अल्कोहलिक फैटी डिजीज और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर या नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। तो नॉन अल्कोहलिक फैटी NAFLD कहते हैं इसको। तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज जो है एक तरह का ये एक समझे कि एक तरह का वबा के तौर पे निकल आया है। होता ये है कि यही चीज़ हमारे खाने पीने के अनाप शनाप जो हम खा रहे हैं पी रहे हैं, वजूहात यही है जो हम जैसे हम कहते हैं कि सबसे पहले हमारा जिसे कहते हैं कि लाइफ स्टाइल हमारा जो कि बिल्कुल स्टेशनरी या कहेंगे या बिल्कुल कहेंगे कि बैठा बैठा जैसा लाइफ स्टाइल। जैसे पहले ये होता था कि लोग वॉक करते थे, मार्केट कंसेप्ट होता था, तो अपने घरों से चल के बाजार बाय वॉक जाया करते थे। नॉन रिफाइंड फूड हमारा जो कि हम पहले खाते थे पूरे आटे की रोटी। आपने जिस तरह शुरू किया सफ़ेद आटे से, सफ़ेद आटा, चीनी, बहुत ज़्यादा रिफाइंड फूड्स, बाहर बाहर से ये सारी की चीज़ें मंगवा के जो तमाम चीज़ें हम मंगवा खाते हैं, बेकरी आइटम्स, ये तमाम चीज़ें हम खाते हैं और फिर उसको केक्स आ रहे हैं, केक्स खाते हैं जी सब चीज़ खा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अब आप खा रहे हैं और साथ साथ इसके अपने लिवर के अंदर जमा करते जा रहे हैं। और लिवर जो है आपके बॉडी के स्किन के नीचे एडिपोज टिश्यू के अंदर जमा करता जा रहा है। तो सारी चीज़ें जमा होने के साथ साथ जब प्रोसेस होता है जो बॉडी फैक्ट्री के अंदर, वो बॉडी फैक्ट्री है हमारी लिवर। लिवर के अंदर एडिपोसाइट्स हैं, जो सेल्स हैं उसके अंदर फैट सेल्स जमा हो जाते हैं और फिर फैट के अंदर उसका एक बहुत बड़ा एक उसके अंदर आपके अंदर चंक ऑफ टिश्यू जमा हो जाता है फैट का। अब होता ये है कि उसके अंदर फैटी लिवर सेल्स जमा हो जाते हैं और फैट के अंदर एक फिर केमिकल रिएक्शन शुरू होता है और लिवर सूज जाता है थोड़ा सा। उसका एंजाइम्स
बड़े बड़े बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जब बढ़ना शुरू हो जाता है तो सूजा हुआ लिवर और उसको कहते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी हेपेटाइटिस कहते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता लिवर सूज के हर वक्त सोजिश की सूरत में रहता है। ठीक है। और लिवर जब सोजिश की सूरत में हो तो यहाँ से लिवर वापस तो आ सकता है। ठीक है। एक मरतबा लिवर सूज के जब सख्त हो जाए तो फिर वो सिरोसिस बन जाता है। बिल्कुल। अब फिर वापस लिवर नहीं आ सकता। तो अब उसका जो उसका फंक्शन है वो कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है। जब फंक्शन कम होना शुरू हो गया तो फिर अब समझे कि वो लिवर खराब होना शुरू हो गया। ठीक है। जब खराब होना शुरू हो गया तो फिर अब सारी बॉडी खराब होना शुरू हो जाती है, जो कि कहते हैं क्रॉनिक लिवर डिजीज। क्रॉनिक लिवर डिजीज के दो वजूहत हैं, या नॉन अल्कोहलिक है या अल्कोहलिक है। ठीक है। अल्कोहलिक तो चले हमारे माशरे में कुछ होंगे रीजन, लेकिन नॉन अल्कोहलिक का बहुत बड़ा रीजन जो है वो फैटी लिवर डिजीज है। उससे बचने के लिए आपको अब तमाम अपनी लाइफस्टाइल ठीक करनी पड़ेगी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम को रिवर्स करना पड़ेगा, खाने के अंदर तमाम फैटी अशिया कम करनी पड़ेंगी, और कुछ दवाएं ऐसी आ गई हैं अब जो कि इसको तमाम चीज़ों को रिवर्स कर सकती हैं। और अच्छी बात यह है कि रिवर्स हो सकता है अच्छा, एक हद तक जाकर, लेकिन जब आपको जल्दी से उसकी तशखीस कर लें, मुस्तनिद मालिज से मुआयना कर लें और उसको फ़ौरन से आप उसको चेक करा के जल्द अज जल्द काबू में कर लें, वेट को रिड्यूस करेंगे। इसका मतलब सर ये हुआ कि जैसे अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के अंदर फैटी लिवर आता है तो उसी टाइम पे आप अपने डॉक्टर से रुजू करें, फौरन आप अपना लिवर फंक्शन टेस्ट कराएं। उसमें पता चलेगा कि आया ये फैटी लिवर एक्टिव है या फैटी लिवर हेपेटाइटिस करा रहा है या नहीं करा रहा। अगर जो करा रहा है तो फौरन उसकी ट्रीटमेंट शुरू करें। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि सफेद आटे को दोबारा से ब्राउन आटे की तरफ ले जाएं, बिल्कुल उसके अंदर से भूसा ना निकालें, उसके अंदर भूसा रहने दें, जो कि दूसरी बड़ी बीमारी डायबिटीज के अंदर भी बहुत ज्यादा कारामद है। अच्छा, और सफेद चीनी को रिप्लेस कर दें गुड़ से ब्राउन शुगर से। शहद से बेहतर है कि गुड़ से रिप्लेस कर दें। और इसी तरीके से सफेद चावल, क्या उसको भी चावल ब्राउन पॉलिश जो है, जो हम सफ़ेद चावल लेते हैं उसको पॉलिश किया जाता है। उसके ऊपर से जो काफ़ी हद जो उसके ऊपर विटामिन B1 और B कॉम्प्लेक्स के कुछ विटामिन होते हैं वो निकाल दिए जाते हैं उसके ऊपर, जो कि बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। और एक ब्राउन राइस भी आते हैं बाजार में, ठीक है। ऑल्दो वो जायका, अब हम पॉलिश वाले चावल खा चुके हैं तो वो जायका इतना आसानी से हमें वैसे अच्छा। आई लव ब्राउन राइस, मैं तो वही खाती हूँ। बहुत ही अच्छी बात है माशाल्लाह। मुझसे तो नहीं खाए जाते अब सफेद चावल। बस तो इसी तरह लोगों को चाहिए कि एक बिरयानी में शायद वंस इन अ ब्लू मून खा ली है, और वो हर घर का रिवाज होता है कि एवरी संडे आपके घर में बिरयानी बनती है। तो लोगों को चाहिए कि भाई अब आहिस्ता आहिस्ता आपकी तरह सब टेस्ट डेवलप करें और लिटरली बड़े मजे के लगते हैं सर। मैं तो गार्लिक ब्राउन राइस जो है वो तो मेरे बड़े फेवरेट है। बस तो इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता अगर सब लोग इस तरह करें तो आहिस्ता आहिस्ता हेल्दी लाइफस्टाइल मैंने पता नहीं कितने अरसे से चीनी छोड़ी हुई है जी। मैं ब्राउन गुड़ का इस्तेमाल करती हूँ बेसिकली, या ब्राउन शुगर आप कहने हैं, गुड़ कह लें, तो मैं उसका इस्तेमाल करती हूँ। बहुत सी जगहों पे ऐसे हो चुका है, मैंने देखा है कि बहुत सी जगहों पे अब ब्राउन राइस या ये ब्राउन शुगर जिस तरह आप गुड़ कह रहे हैं वो चाय के में शुगर की जगह ये पेश की जाती है कि भाई और खाने में मेरे घर में हमेशा से ऑयल इतना डलता है कि बस किसी तरीके से वो पैन में चम्मच चल जाए, तो मुझे आदत नहीं है ऑयली खाना बड़ी अच्छी बात है। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं। अच्छा सर, लिवर डिटॉक्सिफिकेशन कितनी ज़रूरी है, और एक आम बंदा अपने लिवर को डिटॉक्सिफाई कैसे कर सकता है? अगेन वही बात, पुरानी चीज़ों की तरफ आ जाए, सब्जी तरकारी की तरफ आ जाए, तेल का इस्तेमाल कम कर दें, ठीक है, फल फ्रूट की तरफ आ जाए। तो क्या लिवर डिटॉक्स वाटर जो होते हैं पानी में डाल के, जो कुकम्बर रखते हैं या मिंट डालते हैं उसके अंदर, क्या वो हेल्प करते हैं? अपने फवाइद तो हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा वो कोई फ़ायदेमंद नहीं होता एज़ कम्पेयर टू कि जितना वो लुक में लगता है कि हमें इतना अच्छा फ़ायदेमंद दे रहा है। बेहतर ये है कि आप उसको क्रश करके पी लें, उसका जूस बना लें क्यूकम्बर का, तो वो आपके ABC जूस सबसे बेहतरीन, ठीक है, जो कि आपके बॉडी में मैश होके जाए तो कुछ फ़ायदा भी करे। इतना ज़्यादा आप अगर उसको पूरे वाटर को निकाल के देखें तो मिंट का जूस वुड बी मोर हेल्पफुल रादर देन कि आप उसको खाली पानी में पड़ा रहने दें और फिर वही पानी पी लें। तो इतना ज़्यादा आई थिंक कि उतने इंग्रेडिएंट्स उतने ट्रांसफ़र नहीं होते एज़ कम्पेयर टू के ज़्यादा वो। हाँ, आप लेमन निचोड़ के अगर पी रहे हैं तो बहुत अच्छा है, वो लिवर डिटॉक्सिफिकेशन में फ़ायदा देगा। लेकिन अपने लेमन के पीस पड़े हुए अंदर खाली, और वो थोड़ी देर में इतना टेस्ट भी नहीं आ रहा, और खाली थोड़ा सा अपने दिल के बहलावे के लिए वो कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होता। कुछ स्टडीज़ भी हैं उसके ऊपर, वो कोई ख़ास ज़्यादा फ़ायदा नहीं देता एज़ कम्पेयर टू कि आप वही सब्ज़ी तरकारी को अच्छी तरह से
या चबा के या जूस बना के या स्मूदी बना के पिए तो वो फायदेमंद है। और आई थिंक हर खाने के साथ मेरे वालिद जो हैं वो हमें बच्चों के लिए फ्रूट्स ला के रखते थे बचपन से। हमारे घर का उसूल है कि वो लंच के बाद लाजमी बच्चों को फ्रूट्स देते थे। एंड आई बड़ी थिंक कि अच्छी हर बात खाने के साथ अगर हम लोगों को फ्रूट और सब्जी सैलेड्स इसका इस्तेमाल कर लिया जाए तो बेहतर है ये। बहुत ही अच्छी बात है। सबसे अच्छी एक और चीज़ आपको बताऊं, जो सबसे अच्छी एक लिवर डिटॉक्सिफिकेशन की बात है वो है हल्दी। हल्दी जो है हल्दी, yes, नेचुरल हल्दी का दूध एंटी एंटी हाँ, जिसे कहते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटी सब्सटेंस है, इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस। और वो इतनी ज़बरदस्त चीज़ है। और वो आजकल आप कहते हैं ना, स्टारबक्स जो है इंटरनेशनल ब्रांड है और उसके अंदर हल्दी का एक बहुत बड़ा गिलास आप कुछ $, दे के पीते हैं। सही हमें बात तो है। बचपन से अपने हमारे वालिदैन जो है वो ये चीज़ पिला रहे हैं और सब चीज़ बिल्कुल। कर रहे हैं वेस्टर्न ईस्टर्न कल्चर के अंदर। अब हल्दी वाला दूध या हल्दी वाला पानी शहद मिला के आप ये पीजिए, तो शहद में तो अल्लाह ने कुरान में ही लिख दिया कि शिफा व फिल नास है, बिल्कुल। ठीक है ना। तो ये आप करें और साथ में उसमें हल्दी मिला दें, तो आई थिंक नथिंग लाइक इट। वो तो आपके लिवर क्या पूरी बॉडी के अंदर से इन्फ्लेमेशन डिटॉक्सिफिकेशन कर ही देगा। वेरी नाइस, जबरदस्त। और मुझे क्योंकि बहुत क्रॉनिक पेन्स, वर्किंग आवर्स ज़्यादा हैं तो मुझे अक्सर पेन्स होते हैं। लिटरली मैंने देखा है मेरी वालदा मुझे हल्का सा दूध गर्म करके उसमें हल्दी डाल के देती हैं और मैं अगले 2 दिन तक इतनी फ्रेश होती हूँ। बस क्या ये हाँ, मेरे ख्याल में सबसे अच्छी चीज़ है हल्दी। और बाहर के मुल्कों में आजकल वेस्टर्न कल्चर के अंदर हल्दी के वो लोग कैप्सूल भी इस्तेमाल करते अब तो सिरम्स भी आ गए हैं टर्मरिक बेस्ड। हमारी अपनी स्किन वर्जन की एक प्रोडक्ट है, हमने विटामिन सी के साथ उसका टर्मरिक फेस के लिए भी बहुत हैं। अच्छा बस देख लिया आपने आपके कि विटामिन एंटी सी, एक्नी विटामिन सी आ गया हाँ, लेमन से और हल्दी आ गई हल्दी से। है तो सारी नेचुरल बस नेचुरल रिसोर्सेज रिसोर्सेज है। एग्जैक्टली। इससे आपका डिटॉक्सिफिकेशन पूरे बॉडी का हो जाएगा। हाँ, और हम ग्लूटाथियोन की ड्रिप्स भी देते हैं आईवी के अंदर, बट स्टिल ग्लूटाथियोन भी एंटीऑक्सीडेंट है जो आपके नॉर्मली फ्रूट्स के अंदर जूसेस के अंदर आपको मिलता है, वही एंटीऑक्सीडेंट्स है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर मुझे बताएं, क्योंकि हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम की बात करें और लोगों को नहीं पता कि व्हाट इज़ मेटाबॉलिक सिंड्रोम। अगर हम आम ज़बान में बताते हैं कि एट अ टाइम आपको शुगर हो जाए और एट अ टाइम अगर आपका कोलेस्ट्रॉल डिस्टर्ब हो रहा हो और आपको फैटी लिवर भी आ रहा हो तो ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम के अंदर आता है। फैटी लिवर हो, आपका कोलेस्ट्रॉल के अंदर एचडीएल कम है, एलडीएल ज़्यादा है, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है, कुछ स्टडीज़ में यूरिक एसिड ज़्यादा है आपका, ठीक है, और आपकी वेस्ट 40 से ज़्यादा है मेल्स की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम की कैटेगरी में डालती है। अच्छा, और कुछ जगहों पे आपका डायबिटीज़ शुगर के लेवल्स भी कुछ, अगर HbA1c आपका 5.7 और 6 से ऊपर नीचे हो रहा है या जो प्री डायबिटीज़ के अंदर आ रहा है, तो वही चीज़ आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम में कैटेगराइज करती है। ठीक है। 5.7 से 6 के दरमियान का अगर आपका मेटाबॉलिक सिंड्रोम HbA1c आ रहा है जो कि 3 महीने की शुगर है, ठीक है, वो आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम में ला रहा है। ओके, ठीक है ना। अगर ये तमाम चीज़ें आपके अंदर कोई 1-2 चीज़ें भी आ रही हैं तो इट मीन्स कि आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम की कैटेगरी में फिट हो रहे हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहीं से रिवर्स गियर लगानी है। वो मेल्स जिनकी वेस्ट 40 से अबव है जी, कौन से ऐसे टेस्ट हैं बेस लाइन जो कि वो करवा के जान सकते हैं कि क्या वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम की तरफ जा रहे हैं या नहीं? सिंपल फास्टिंग ब्लड शुगर कराएं, ठीक है, आप लिपिड प्रोफाइल कराएं, ठीक आप है, अपना गुर्दे का टेस्ट सीरम क्रिएटिनिन कराएं और ठीक सीरम है, यूरिक एसिड कराएं, ठीक है, और HbA1c 3 महीने वाला ओके, शुगर कराएं। ये सब चीज़ें मेल्स एंड फीमेल्स हमेशा 40 से अबव हैं या आपके वज़न ज़्यादा है, ठीक और है, फीमेल्स अगर 35 से अबव हैं, फ़ौरन ये टेस्ट कराएं और ये देखें और अपने आप को फिट रखें और देखें कि हाँ, अगर ये ऐसे हो रहा है तो फ़ौरन अपने बेसिक टेस्ट कराएं, अपने फैमिली डॉक्टर से मिलें और देखें कि क्या हो रहा है उनकी बॉडी के अंदर, और अपने आप को यहीं से आप रिवर्सिबल मोड पे जाएं और देखें कि वजन ज़्यादा हो रहा है तो उसको कम करेंगे, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो उसको कंट्रोल करेंगे। मौरूसियत में अगर किसी को ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, माँ अम्मी अब्बू को है, दादा दादी नाना नानी खाला फूफी जो कि ब्लड के रिलेशंस में फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में हैं, तो उनको तमाम लोगों को चाहिए कि फ़ौरन से ये अपने आप को असेस कराएं, मेडिकल अपना छोटा सा एक मेडिकल एग्जामिनेशन कराएं अपने मुस्तनद फैमिली डॉक्टर से, और उससे कहें कि भाई फ़ौरन से अपना असेसमेंट उसका करें, ये टेस्ट करें और फ़ौरन बताएं कि इसके बाद जो है वो क्या करना है उनको। फ़ौरन या तो वेट लॉस प्रोग्राम पे जाए या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जिसे हम कहते हैं उस पर जाए, और फ़ौरन से उसके अंदर थर्ड कैटेगरी में या तो मेडिसिन या तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या फिर अल्टीमेटली सो ऑन एंड सो फॉर्थ।
सर वेट लॉस इंजेक्शंस आजकल आए हुए हैं मार्केट के अंदर और वो डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट नाम से हैं. मैं जेनरिक नेम तो ले सकती हूँ कि जैसे सेमाग्लोटाइड है या टर्जिपेटाइड है. इस तरह के जो इंजेक्शंस हैं इनके बारे में काफ़ी मिथ्स भी हैं. सो कितना सेफ है और अगर ये डॉक्टर के मशवरे के बगैर लगाया जाए तो इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? कोई भी मेडिसिन डॉक्टर के मशवरे के बगैर ना लगाई जाए, पहले तो मैं यही कहूँगा. ठीक है, हमारे यहाँ जिस तरह कॉन्सेप्ट है कि आप कहीं भी जाओ, अच्छा भाई फलाने गोली दे दो, फलानी गोली दे दो. मैंने देखा है खुद, मैं कभी केमिस्ट की दुकान पे खड़ा होता हूँ और कोई स्टोर पे खड़ा होता हूँ या कोई अपनी मेडिसिन या कोई इधर उधर की मेडिसिन लेने गया होता हूँ या कोई चीज़ लेने गया होता हूँ, तो मैं चुपचाप मायना ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ, देख रहा होता हूँ कि क्या हो रहा है. तो वो कहता है अच्छा भाई फलानी चीज़ हो गई, ये दे दो, फलाने ये हो गए, दे दो. और वो दे भी रहे होते हैं और कभी कभी मुझे कनखियों से देख भी रहे होते हैं कि क्या कह रहे हैं. तो मैं चुपचाप कहता हूँ बस ठीक है, जो तुम कर रहे हो करने दो, मैं खामोखा क्यों बीच में टांग रहा हूँ. बड़ी अजीब सी बात है ये सिर्फ हमारे मुल्क में हो रहा होता है या कोई हो सकता है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में हो रहा हो, बाकी सब जगह बैंड है. सब जगह ठीक ऐसे है, नहीं होता, ऐसे नहीं होता. तो लोग समझते हैं कि हम बड़ा अच्छा कर रहे हैं, बड़े होशियार हो गए, कहीं ना कहीं वो मार खा जाते हैं और अच्छी खासी मार खा जाते हैं. उसके बाद ये चीज़ जो है ना, ये इसको हमेशा सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करनी चाहिए और डॉक्टर जो उनको बता रहे हैं वो उनके बेहतरी के लिए बता रहे हैं और वो खैर माने ना माने उनकी अपनी बात है. ये जो आपने बताई जो GLP-1 एगोनिस्ट हैं ये सारे, इसको ये एक बड़ी रिसर्च के बाद ये मैदान में आई है और इसके लिए एक बड़ी रिसर्च हुई है और उसके बाद ये इन्होंने एक तहलका मचा दिया है ओबेसिटी में. तो बाहर के मुल्कों में ओबेसिटी का रेशो हमारे के लिहाज से बहुत ज़्यादा है, बहुत हाई, क्योंकि वहाँ जंक फूड इंटेक, समझे कि 100 किलो 150 किलो और 200 किलो के लोग हैं जो कि ओबेसिटी सर्जरी की तरफ जाते हैं और उसके बाद फिर अब ये जो है ये एक तहलका मचा दिया इन दवाओं ने. आहिस्ते 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 ये दवाओं से अब काफ़ी हद तक ओबेसिटी कंट्रोल में आती जा रही है. नो डाउट कि इसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, पता भी चला है. जब भी कोई दवा इस्तेमाल करते हैं लो डोज से शुरू करते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में पेशेंट को बता दिया जाता है और अगर कोई चीज़ होती है तो डॉक्टर खुद नज़र रखता है उसके ऊपर. कहते हैं कि भाई अगर आपका पित्ता सूज जाए, आपका लुबलुबा या पैनक्रियास सूज जाए तो ये अलामत होंगी, आप फ़ौरन हमसे रुजू करें, हम आपको बता देंगे कि इसके लिए हमें क्या करना है. अगर खुदा न खास्ता इसका एक और साइड इफेक्ट कहते हैं कि ब्लाइंडनेस हो जाएगी, तो ऐसे ब्लाइंडनेस नहीं हो जाती. आपको कोई अलामत होंगी तो आप फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें, फ़ौरन उसके डोज को कम करके या बंद करके फ़ौरन आपके आंखों के लिए वो रेमेडी कर दी जाती है. लेकिन ये लाखों में एक किसी को होता है, वो हर दूसरे तीसरे आदमी को नहीं हो रहा. मैंने कितनों को ये इंजेक्शंस पे रखा एक और मेरे अपने सेटअप के अंदर और वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह और लेडीज़ बहुत सारे पेशेंट्स हैं, उनको अल्लाह के फजल करम से शिफा हो रही है और वो क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो रही है. और बहुत से जो जिनको हमल के अंदर प्रॉब्लम हो रहे हैं वो काफ़ी हद तक लोग PCOS के बेहतर हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा उनके ऊपर असर हो रहा है. तो मेरा ये ख्याल है कि उसको खुद ना यूज़ करें, खुद नहीं यूज़ करना चाहिए. जो जिनको एक्सपीरियंस हो इस चीज़ का, जो नॉलेज रखते हो डॉक्टर, वो यूज़ कराएं. लोगों को डराएं मत और साथ साथ जो है वो अच्छी तरह से पहले एक्सप्लेन करें. आजकल कहते हैं कि पेशेंट डॉक्टर काउंसिल करके एक दूसरे को और खुद अपने एक कंक्लूजन पे आए, उस पर एग्रीमेंट करें कि हाँ भाई ये होता है. और आजकल पेशेंट इतना होशियार है खुद भी इंटरनेट देख के सब कुछ वो अपने आप की खुद रीडिंग करके आया होता है. तो वो खुद अपना एक सेटलमेंट करके उसके बाद ही शुरू करता है और वो पेशेंट को खुदा न खास्ता कुछ होता भी है तो हम वी आर अवेलेबल एट द फोन कॉल और वो जैसे भी होता है तो हम उसको यही नुकसान होता है. मैं हमेशा कहती हूँ कि जो सेल्फ मेडिकेशंस होती हैं बेसिकली वो इसलिए ख़तरनाक होती हैं क्योंकि आप अगर आपको कोई प्रॉब्लम बीच में आता है तो आपका डॉक्टर वहाँ होता है, उसको पता है कि उसने उस कॉम्प्लिकेशन को या उस एडवर्स रिएक्शन को कैसे एड्रेस करना है टाइम के ऊपर. जब आप सेल्फ मेडिकेशन करते हैं तो जाहिर है आप उस चीज़ को ठीक नहीं कर पाते एंड देन यू एंड अप हैविंग मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशंस. और मैंने देखा भी है लोगों को कि यही वेट लॉस इंजेक्शन जब वो खुद इस्तेमाल करते हैं तो वो उनको एजिंग भी आ रही है, उनको इसके अलावा भी जैसे आपने बताया था कि गॉल स्टोन्स के प्रॉब्लम. इसकी एक मिसाल दूं मैं आपको कि अभी एक पेशेंट को एक कराची के बड़े हॉस्पिटल में इमरजेंसी में लाया गया विद हेमेटोमेसिस, खून की उल्टियां करते हुए. ठीक है. और उनको कहा गया था कि हफ्ते में एक इंजेक्शन लगाइएगा. अब वो इतने ज़्यादा इंथुजियास्टिक हो गए कि उन्होंने एक हफ्ते में 4 इंजेक्शन लगा दिए और वो साइड इफेक्ट हुए उसके इंजेक्शन के और वो बहुत ज़्यादा उन्होंने खून की उल्टियाँ की और ब्लीडिंग हो गई उनको अंदरूनी और उनका लुबलुबा सूज गया
और बहुत बाद में हैंडल हो गया वो कॉम्प्लिकेशन, लेकिन बुरी हालत में आ गए। तो उन्होंने खुद अपना कहा कि मैं जल्दी जल्दी वेट लॉस करूं, और अपने डॉक्टर की बात नहीं मानी, और ये आके लैंड अप हुआ इमरजेंसी में अल्टीमेटली। तो ये वाकया हुआ कुछ पिछले दिनों ही किसी के साथ। हालांकि ये बड़ा इजी है इंजेक्ट करना, लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ कि इट्स बेटर कि आप जो है वो प्रीमिसेस में जाके क्लिनिकल सेटअप्स के अंदर अंडर डॉक्टर सुपरविजन नर्सिंग स्टाफ से करवाएं, खुद ना करें। भले खुद भी कर सकते हैं ये, आप भले आप पहले 1-2 इंजेक्शन सीखें, फिर आप उसको आराम से आप लगाएं, और आप उसको अपने डॉक्टर को मुत्तला रखें, और आप उसके ऊपर इजीली जो है आप वेट लॉस से, जब होगा वेट लॉस तो आपको इसको एंजॉय भी करें। हाँ, ये ही हो सकता है कि आप उसके बाद वापस से अगर इसको छोड़ें तो इसमें चांसेस होते हैं कि वापस से वेट आए, लेकिन जब हम इसमें ये गाइडेंस करते हैं कि जब आप अच्छा अपना टारगेट वेट अचीव कर लें तो फिर इतना जिम करें, इतना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, फिर आहिस्ते 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 जो है आप उसी फिर पेस पे आ जाते हैं। कहते हैं कि आपको एडिक्शन हो जाती है, इसमें कितना सच है? वेट लॉस इंजेक्शंस की नहीं, कोई नशे की दवा थोड़ी है कि एडिक्शन हो जाती है। एटलीस्ट ये होता है कि आप टारगेट वेट, क्योंकि ये आम बातें जो हम सुनते हैं ना, जो वेट होता है, जो फैट होता है, बड़ा रोबस्ट फैट होता है, वो नहीं जाता। जैसे होता है कि आपको चाबुक मारना पड़ता है समटाइम्स घोड़े को चलाने के लिए, सही बात तो इसी तरह फैट को भी चलाने के लिए आपको बहुत से लोगों को कम करने के लिए कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन करना पड़ता है, क्योंकि इसके बाद अगर आपका फैट नहीं उतरेगा तो फिर आपको जो दूसरा जो इसके बाद का स्टेप है वो बेरियाट्रिक सर्जरी है। बिल्कुल ठीक है ना, या तो सर्जरी करवाएं या पहले वेट लॉस इंजेक्शंस ट्राई करें। और ये भी है कि प्लीज लीन होना इट्स नॉट हेल्दी। आई अंडरस्टैंड कि ओवर वेट होना, आप वेट को कंट्रोल कर लें, लेकिन कुछ लोग इतने हो जाते हैं कि बस हम स्किनी हो जाएं, हम लीन हो जाएं, वो दैट इज नॉट रिकमेंडेड, अपना लूज कर लेते हैं, दैट इज नॉट एट ऑल रिकमेंडेड। ऐसा हो कि आदमी देखने में भी सही लगे, और उसको एक जो बॉडी वेट और हाइट के हिसाब से बॉडी मास इंडेक्स है, बॉडी मास इंडेक्स वो अचीव करे। थोड़ा सा वो ऐसा रहे कि ऐसा ना हो कि बिल्कुल और अपने मसल्स को लूज ना करें, क्योंकि एक एज के बाद आपके मसल्स बनना खत्म हो जाते हैं, और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि जहाँ पे आपको मसल्स की जरूरत होती है हेल्दी रहने के लिए। सो हर चीज जो है वो एक लिमिट में ठीक लगती है। एंड अगेन सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। योर फाइनल मैसेज प्लीज। फाइनल मैसेज यही है कि देखें, हर चीज जो है वो एतदाल में अच्छी रखती है। वेट भी अगर एतदाल से बढ़ा हुआ होगा तो भी अच्छा लगेगा, खाना पीना एतदाल में होगा तो ही अच्छा लगेगा। बहुत ज़्यादा खा पी लेना, जिस तरह अभी रमज़ान का महीना चल रहा है, हम लोग सब कुछ अगर कुछ खजूरें, कुछ पानी, कुछ शरबत और थोड़ा बहुत इफ्तार थोड़ा सा ले लेंगे तो अच्छा होगा, नमाजें अच्छी पढ़ सकेंगे, अच्छा फिर अगली सहरी तक अच्छा कुछ और हेल्दी खा सकेंगे। एतदाल से ज़्यादा करेंगे तो फिर हम बीमार हो जाएंगे, ना कुछ नमाजें पढ़ सकेंगे, ना कुछ खा पी सकेंगे अच्छी तरह से। और फिर यही एतदाल अगर बहुत ज़्यादा एतदाल से बढ़ जाएंगे तो मोटापे से पे ज़्यादा चले जाएंगे और बीमारियां हमें आ लेंगी। तो बेहतर ये होगा कि मीडियोकर लाइफ स्टाइल चलें, और एक्सरसाइज भी मीडियोकर रह के करें, और बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग वाले भी बहुत ज़्यादा वो बॉडी बनाने के चक्कर में अपनी डिस्क स्लिप कर लेते हैं, उसमें नुकसान हो जाता है। तो एतदाल का रास्ता इज द बेस्ट, बैलेंस लाइफस्टाइल चलें, वेट गिराने के चक्कर में बहुत ज़्यादा इंजेक्शन ना लगाएं, बहुत ज़्यादा जो है वो अपने आप को लीन ना करें। शुरू से बचपन से ही बच्चों को ऐसी आदत डालें कि सब्जियां भी खिला लें और थोड़ा सा फ्राई भी खिला लें, और हर चीज़ एतदाल में करेंगे ना तो शुरू से ही उनको आदत ये पड़ेगी कि वो अच्छा अपना बैलेंस डाइट रख के अपनी सही बॉडी कराएंगे। और एक्सरसाइज की आदत शुरू से ही डलवा दें बच्चों में, ताकि वो शुरू से अपना बैलेंस डाइट रखें। Thank you so much, sir. Thank you. Really enjoyed this. Thank you once Thank you again. very much. So guys, मैं तो हमेशा कहती हूँ कि I am foodie and I am food lover. मैं इस बात पे बिलीव नहीं करती कि स्ट्रिक्ट डाइट्स होनी चाहिए, बट आई बिलीव कि हेल्दी खाना खाएं। आपको मीठा खाने से कोई नहीं रोकता, बट एटलीस्ट आप सफ़ेद चीनी को छोड़ के आप गुड़ का इस्तेमाल करें, आप शहद का इस्तेमाल करें, आप चावल भी खाएं, लेकिन वंस इन अ वीक या ट्वाइस इन अ वीक कर लें, सब कुछ खाएं, बट हेल्दी वे के अंदर ऑयल इस्तेमाल करें तो वो भी हेल्दी, और बाहर का खाना या जंक फूड आइटम कम कर दें, क्योंकि सेहत बहुत अच्छी चीज़ है और ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। आई होप दिस एपिसोड इज़ क्वाइट इन्फॉर्मेटिव फॉर ऑल ऑफ यू। सो टिल माई नेक्स्ट एपिसोड, आई रियली वॉन्ट कि आप मुझसे क्वेश्चंस कमेंट्स में जाके पूछें और हम उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। एंड आपका जो फेवरेट पार्ट है इस एपिसोड का वो भी हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो कीप सब्सक्राइबिंग, कीप शेयरिंग। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।